जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमारी जो परिचर्चा आपसे हो रही है यूपीएससी के प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं। यह विजन आईएएस का टेस्ट है और मैं आपको बता दूं ये टेस्ट नंबर 5 है। अब तक हमने आपसे विजन आईएएस के 4 टेस्ट चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। पर बच्चे, आज है 1 जनवरी 2025। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन सब के साथ साथ आपको ईश्वर इतनी ऊर्जा दे ताकि आपने जो सोचा है वो 2025 में अचीव कर सकें। आपकी फैमिली को, आपके मित्रगण को और आपको और आपके परिवार वालों को ये ऊर्जा दे, इतना मोटिवेशन दे कि आपको 2025 में आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच सकें। प्यारे बच्चे, यूपीएससी का अब टाइम बहुत कम है। आपके पास में 5 महीने बचे हुए हैं, उसी में आपको सब चीज़ पढ़नी है। तो एजुकेशन बायर आपके लिए जीएस का रिवीजन क्लासेस भी लेकर के आया है, जिसमें हम जीएस के लगभग सभी पोर्शन पर आपसे परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, इन सभी विषयों पर मेरी आपसे परिचर्चा होगी। और 9 जनवरी से हम विजन आईएएस का जो 365 है, 365 आता है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो करंट अफेयर के लिए बड़ी ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं हमारे चैनल पर, तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि जो भी स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, ये पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है टेलीग्राम पे, आप जाइए और विजिट कीजिए। आप वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपके लिए न केवल विजन आईएएस बल्कि दृष्टि आईएएस की भी टेस्ट सीरीज आपको दे रहा है, जिसमें दृष्टि आईएएस के 30 टेस्ट हम आपसे चर्चा के बिंदु बना रहे हैं। आपको बता दें कि 20 टेस्ट इसमें जीएस के हैं और 10 टेस्ट आपके सीसैट को टारगेट करते हुए हैं। इसमें 2 टेस्ट हमने चर्चा के बिंदु बना लिए हैं। अगर आपने ओबी क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। चलिए बच्चे, आइए देखिए, मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताना चाहता, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं है। मेरे को कोल्ड हुआ है, फीवर हुआ है और भी कई बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो जिसके कारण फिर भी मैं तत्पर हूँ और आपके लिए मल्टीपल टाइम मैं क्लासेस लाता रहूँगा और लाता हूँ। प्यारे बच्चे, जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इसको पीडीएफ को पाना चाहता है तो एजुकेशन बायर ने आपके लिए एक नया ऑफ़र निकाला है। 199 रुपीज़ में आपको 5 टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 5 टेस्ट मिलेंगे। अन्यथा अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप टेस्ट सीरीज लेंगे, अगर आप विजन आईएएस की हो चाहे दृष्टि आईएएस की हो। लेकिन एजुकेशन बायर आपको 199 में 5 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए, इन सब के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन क्या है, जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने आज तक यूपीएससी का कोई अटैम्प्ट नहीं दिया है, मैं आपको बता दूं, जब आपका जीएस पेपर नंबर 1 होता है प्यारे बच्चे, तो उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, मतलब कि 200 का पूर्णांक आपको दिया जाता है। उसी दिन आपका एक और पेपर होता है जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं, इसको पेपर नंबर 2 कहते हैं बच्चे। और इसमें आपसे जीएस नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसके अंदर आपसे मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन पूछी जाती है। इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको काट पीट के 27 क्वेश्चन लाने होते हैं, मतलब कि लगभग 67% आपको लाना होता है। और यहाँ पर 1/3 आपकी क्या है, गलत क्वेश्चन पर मार्क्स काट लिए जाते हैं। इट्स क्लियर है ना। तो जो निगेटिव मार्केटिंग यहाँ पर होती है वो कितनी है, हर एक गलत क्वेश्चन पे आपका 1/3 काट लिया
जाएगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इस डायग्राम में आपको अपना अनुक्रमांक, ठीक है, फिल करना होता है। आइए तो समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा फास्ट वे में मैं लूँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक नहीं है, एकदम ओके नहीं है, तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप आपको विजुअल हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में अर्हत या अरहंत शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए, एक पुनर्जन्म लेने वाला आध्यात्मिक शिक्षक जो कि बौद्ध पंथ पर दूसरों का मार्गदर्शन करता है। बी, अलौकिक शक्तियों वाला एक पौराणिक व्यक्ति जो लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। सी, ऐसे लोग जो आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन संभव है कि वे अभी पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। डी, ध्यान के माध्यम से प्राप्त की गई पूर्ण शांति और स्थिरता की स्थिति। तो प्यारे बच्चे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, क्योंकि जो अरिहंत और आप देखोगे अरहत जो शब्द है ये खासतौर पर ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बुद्ध के मार्ग को अपना चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने पूर्ण जो बुद्धत्व होता है वो प्राप्त नहीं किया है। यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जो अरहंत शब्द है ये संस्कृत का है, ये ध्यान रखना। ये जो अरहंत शब्द है ये किसका है, संस्कृत का है, और ये जो आपका अरहंत शब्द है ये पाली का है। इट्स क्लियर नो, तो दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो बोधिसत्व अरहत के बीच में अंतर कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखोगे बुद्ध मुक्ति के मार्ग की खोज करने वाला एक व्यक्ति होता है और बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा एक व्यक्ति होता है। अरहंत बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपालन करके आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त कर चुका व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परंतु मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको अगले क्वेश्चन में या क्वेश्चन नंबर जब आप 4 पढ़ोगे तो उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिएगा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित दस्युओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दस्यु होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है आपके लिए कि वे आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की ही पूजा करते थे। 2, उनके नेता को सदृश्यु कहा जाता था। और तीसरा है वे मुख्यतः शिकारी संग्रह करता थे। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सही हैं। ये पेयर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं वे आर्यों को नहीं, ये खास तौर पर आप देखोगे दस्यु लोगों का एक समूह होता है जिसका उल्लेख प्राय ऋग्वेद में मिलता है। ये भारत के मूल निवासी थे। दस्यु मतलब कि आर्य देवताओं की उपासना, गैर आर्य मतलब कि जो दस्यु थे इनको दास के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है, ये दास को दस्यु कहा जाता है। अनेक नेताओं के नहीं, इसको शत्रु नहीं कहा जाता है। वे मुख्यतः शिकारी संग्रह करते थे। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, केवल एक इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जीआई टैग है और यहाँ पर राज्य देके रखा है। अब देखो बच्चे यहाँ पर जीआई टैग देके रखे हैं, परंतु 4 स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला है रूपा, तारकशी, सिल्वर मतलब कि आप देखोगे पिलीग्री। दूसरा है नरसापुर, क्रोशिया लेस उत्पाद मतलब कि आंध्र प्रदेश। असरी कंडी टेराकोटा शिल्प असम। और अंबाजी व्हाइट मार्बल ओडिशा। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं या फिर हैं, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है, सही आपको बताना है कि कितने सही हैं। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो वीडियो को पोस्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट को समझते हैं। ये कह रहे हैं रूपा, तारकशी, सिल्वर, ये जो पिलीग्री है यहाँ पर राज्य है गुजरात। महोदय ये गुजरात से संबंधित आपकी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये खास तौर पर ये जो इसमें जो खास तौर पर देखने के लिए मिलेगा ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, किससे है, उड़ीसा से संबंधित है। उसके साथ साथ आप देखोगे नाशरपुर क्रोशिया लेस उत्पाद, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नाशरपुर पश्चिमी गोदावरी वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्किरंडी जो आपका टेराकोटा शिल्प है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये भी आपका असम में ही देखने के लिए मिलेगा। तो तीसरा भी इसमें क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा।
वहीं आप देखोगे अंबाजी वाइट मार्बल, अंबाजी जो वाइट मार्बल है ये आपका उड़ीसा से नहीं है, बल्कि ये किससे है, गुजरात से है। ठीक है, तो इसमें पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। तो कितने सही हैं, केवल इसमें 2 सही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जरा समझना और अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ मंदिर बनवाने की अनुमति दी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। देखना जरा स्टूडेंट्स, मेरी एनर्जी का लेवल देखो। ठीक है, मेरे को फीवर है लेकिन मेरी एनर्जी का लेवल देखो आप, मेरी आवाज़ से आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, ये जो यहाँ पर आपसे, तो इसका आंसर 4 का आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, इन सब के अलावा अगर हम देखें ऑप्शंस अशोक, बी हर्ष और सी समुद्रगुप्त और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वीडियो को पोस्ट करें, बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लगभग 365 से 380 ईस्वी के मध्य तक रखे गए थे और चीनी स्रोतों के अनुसार आप देखोगे श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचारकों को तत्कालीन यहाँ के जो शासक थे उनके दरबार में भेजा था। तो उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट, फिर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। दूसरा, आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तीसरे में कह रहे हैं बारहमिहिर ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण की खोज की थी। अब आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कितने सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कमेंट्स बॉक्स में देने का प्रयास करें। चलिए बच्चे आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ये गलत है, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय गणित के शून्य की खोज अलग करके मानते हैं, जबकि अंकगणितीय योगों के अनुसार प्रयोग में हम देखें तो पहली बात तो शून्य की खोज भारतीयों ने लगभग दूसरी शताब्दी में ही कर ली थी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखोगे ये एक अंकगणित के योग का प्रयोग करके इसका अर्थ निकाला जाता है कि शून्य का सबसे पहला प्रयोग 873 ईस्वी में मिला और अरबों ने इसे भारत से सीखा और अपना आप देखोगे यूरोप तक प्रसारित किया। तो इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, दूसरा है आप देखोगे आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा, नहीं महोदय ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर आर्यभट्ट बहिर्मी और खगोल विज्ञान के सबसे बड़े विद्वान रहे हैं। आर्यभट्ट और महिरवी दोनों ने मिलकर के यहाँ पर इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है बारहमिहिर ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण किरण की, देखो अगर आप देखो तीसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, क्योंकि बारहमिहिर ने कीर्ति उसमें बताया था चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये सारी चीज़ें ग्रहण, और इसका तीसरे वाले का भी गलत है कि ये जो चंद्र ग्रहण लगता है इसमें दोनों आर्यभट्ट और आप देखोगे बहिर्ग्रह दोनों का योगदान है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट बहिर्ग्रह ने खासतौर पर बताया था। तो इसलिए आप देखोगे सभी इसमें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा क्या है, कितने सही हैं, तो कोई सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए थोड़ा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी हो सके। बताइएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PMAY का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना। बी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी अनुसूचित जाति के लोगों में गरीबी को कम करने और साक्षरता दर में वृद्धि करना। और डी सतत विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना को सुनिश्चित करना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये पूछा गया है अभ्युदय योजना, मतलब कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति में खासतौर पर गरीबी रेखा से कम आप देखोगे नीचे आते हैं और
उसमें साक्षरता दर में वृद्धि कर दिया जाए और उनकी गरीबी जो है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें कौन सा सही है तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शंस भी दे के रखे हैं, पेयर वाला क्वेश्चन है, कितने सही पूछ रहा है। पहला गायकवाड़ नागपुर, होलकर इंदौर, सिंधिया ग्वालियर और भोसले बड़ौद। वीडियो को पोस्ट करें, ये मराठाओं से क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इजी क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा एक एक करके। शिवाजी की मृत्यु आपको पता है कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद में पेशवा आ गए थे, तो पेशवाओं के बाद भी कई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम देखें ऐसे पुणे में खासतौर पर आप देख लोगे कई ऐसे पेशवाओं के संकेत आपको मिलते हैं, जिसमें 5 मराठा जो परिसंघ की यहाँ पर गठित हुआ था। जैसे आप देखोगे बड़ौदा के गायकवाड़ थे, गायकवाड़ कहाँ के थे, सॉरी बड़ौदा के गायकवाड़ थे, 1 सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। ये गायकवाड़ कहाँ के थे, बड़ौदा के हैं, ठीक है, बड़ोदरा। उसके साथ साथ इंदौर, ये गायकवाड़ के सॉरी बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर और मालवा के होलकर थे, ठीक है। तो जो होलकर थे वो कहाँ के थे, इंदौर के थे, ठीक है। तो होलकर इंदौर के थे, यह आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर सिंधिया देखें तो ग्वालियर के सिंधिया आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उज्जैन सिंधिया ये ग्वालियर के हैं, और नागपुर के भोसले मिलते हैं, ठीक है। ये ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, तो ग्वालियर के सिंधिया। तो इसमें कितने सही हैं, पहला गलत है, तीसरा चौथा आपका गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो पूछा कितने सही है महोदय, तो कितने सही हैं, केवल आप देखोगे 2, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए पढ़िएगा क्वेश्चन, वीडियो को पोस्ट करिएगा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए नया वर्ष है और नई ऊर्जा के साथ में आपको चीज़ें लेनी चाहिए, और एजुकेशन बायर आपके लिए निःशुल्क फ्री में बहुत कुछ कर रहा है, और मेरी एनर्जी का आप लेवल देख सकते हैं, ठीक है। आप इस बात को ज़रूर समझ पा रहे हैं, ठीक है। मेरी तबीयत पिछले लगभग 3-4 दिन से सही नहीं है, हालांकि मल्टीपल टाइम मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रीटमेंट चलता रहेगा, क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित घरानों पर विचार कीजिए। कुछ ऐसे आपसे पूछे जा रहे हैं जैसे आगरा घराना, दरभंगा घराना, वेतिया घराना और विष्णुपुर घराना। उपयुक्त में से कितने ध्रुपद संगीत से संबंधित घराने हैं, किससे संबंधित हैं, संगीत से। केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए आप पढ़ते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जब आप देखते हैं, देखिए इसके लिए मैं एक बुक आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आप रिकमेंड करूँगा कि आप उस किताब को जरूर लें। नितिन सिंघानी की अगर आप बुक ले लेंगे तो बेटर रहेगा। अन्यथा जब मैं आपको एंसेंट हिस्ट्री का कल्चरल पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा पहले, ठीक है। क्या दिखाएंगे हम, वहाँ पर आपको आर्ट दिखाएंगे। उससे क्या है कि आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। उससे कई ऐसे चित्र मैं आपको दिखाऊंगा जिससे उसी पर मैं आपको बताऊंगा कि यहीं पर इसको नोट डाउन किया जाए। आप कहोगे वाह सर जी वाह। चलिए देखिए बताइए। तो देखो पहले एक एक करके बात करते हैं। ये यहाँ पर पूछा गया है घरानों के बारे में और ध्रुपद संगीत के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से घराने हैं ध्रुपद में, आप देखोगे पहला जो लोकप्रिय है वो है आगरा घराना, इसमें आता है, जी हाँ। क्या दरभंगा घराना आता है, आगरा घराना देखो इसके अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी, तो आगरा घराना आप कट कर देंगे। दरभंगा आता है, बिल्कुल आता है। वेतिया घराना ये भी आता है और विष्णुपुर घराना भी आता है। तो इसमें कितने सही हैं, केवल 3, मतलब कि आप देखोगे इसमें केवल 3 सही हैं, पहला गलत है। ये जो आगरा घराना है, अगर आप इसकी बात कर लें तो आगरा जो घराना है ये अमीर खुसरो के समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि ये छोटा ख्याल है, एक ख्याल घराने का है। किसका है, याद रखेंगे कि, ठीक है, ख्याल घराने का है कौन, आगरा घराना, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए बच्चे 9th क्वेश्चन देखिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, मेरी आवाज़ भी ऑडिबल हो रही है। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के कालानुक्रमिक आप देखोगे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि जो विजयनगर राजवंश है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँगा कि ये जो टेस्ट है बच्चे, ये टेस्ट हिस्ट्री पर आधारित है, ठीक है। किस पे आधारित है, हिस्ट्री पर।
ये टेस्ट आधारित है, इतिहास पर आधारित है, तो इस इतिहास के टेस्ट को थोड़ा समझेंगे। आइए तो बताइएगा, जिसमें अराविडू, सुलुभ, संगम, तुलुभ। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब कि आपको बताना है कालाक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया, फिर उसके बाद में कौन आया। तो सबसे पहले आता है संगम वंश। देखिए सबसे पहले आता है संगम वंश, और संगम वंश आता है 1336 में। इट्स क्लियर है नो, क्योंकि हरिहर प्रथम के जो बुक का राय प्रथम के समय में ये लाया गया था। ठीक है, तो पहले पे आएगा ये। तो आप देखिए कि 3 जहाँ जहाँ पर है वो इसका सही होना चाहिए। तो 3 जहाँ जहाँ है वो सही होना चाहिए, मतलब कि ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा। अब या तो आपका आंसर डी होगा या फिर सी होगा। उसके बाद अगर हम देखें सुलुभ राजवंश आया था, और ये 1491 में आया था। जो आपका सुलुभ है ये 1491 में आया था। ठीक है, तो उसके बाद में 2 आ जाएगा। अब जैसे ही 2 आया तो तीसरा गलत, आंसर तो मिल गया आपको। आप देखोगे सी, 2 3 4 1। वहीं अगर हम देखें तुलुभ वंश की बात कर ले, तो तुलुभ जो वंश है ये 1509 से 1529 तक रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और तुलुभ वंश ये खास तौर पर आप देखोगे विजयनगर साम्राज्य का सबसे सफल राजवंश में से एक रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कृष्णदेव राय इसी के ही, ठीक है, समकालीन थे। अराविड्डू की अगर हम बात कर लें तो ये 1646 में आता है। कब आता है? 1646 में आता है। और इसमें अराविड्डू राजवंश ये भी विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासकों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो अराविड्डू राजवंश का इससे अंत हो गया था। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें बच्चे, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है। आपको पता चलता है कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन। प्राचीन भारत के संदर्भ में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ जिसको बोलते हैं दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब दीपवंश और महावंश के बारे में पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से, बी गुप्त शासकों की जीवनियों से, और सी वेदांत दर्शन से, और डी हिंदू धार्मिक प्रथाओं से। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को मोस्ट मार्क कर लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। वो यहाँ पर दे देगा ये किससे संबंधित है, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको दे देता है। जैसे अरिहंत वाला, अर्घ्य वाला आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी ऐसे ही था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर राइट का आप देखोगे 10 जो है इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईजी है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होगा, अब देखिए आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन जो है ना, अब जो भी स्टूडेंट्स पहले से लगातार मल्टीपल टाइम मेरे साथ टेस्ट लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है अब उनको कोई आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी टेस्ट में, उनके अच्छे मार्क्स हो रहेंगे। ठीक है, कई ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, ठीक है, जैसे गोलू है, ठीक है, जैसे रूबी हैं, जैसे अंजलि है, दीक्षा हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो देखने के लिए आपको मिलते हैं, अजय हैं, ठीक है, तो कई हैं ऐसे बच्चे जो कि इस पर लगातार आंसर देते रहते हैं। ठीक है, अमिता हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत लोक रंगमंच गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए माच, बी भावना, सी तमाशा, और डी भवई। अभी गुजरात में आप देखोगे ये लगा भी है, और बड़ा ही विशेषज्ञ रूप से यहाँ पर विदेशों से लोग आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवई। ठीक है, ये कच्छ में रखता है बच्चे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आप देखोगे 3 से 4 दिन पहले ये लगा था, और बड़ा ही अच्छा भव्य महोत्सव था। मैं विजिट नहीं कर सका, ठीक है, लेकिन मैं विजिट करूंगा तो फिर आपकी क्लास कौन करेगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए, नहीं तो मैं तो कर जाता। मुझे देखिए बच्चे, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपकी ये ड्यूटी बनती है जितना हो सके सपोर्ट करें। एजुकेशन बायर आपका परिवार है, आप इस फैमिली के सदस्य हैं। ठीक है, जितना आपका सपोर्ट रहेगा इतना ही ये आगे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा। ठीक है, तो आपसे कुछ चीज़ ली नहीं जा रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। भाई आपको देखो निःशुल्क में मिली है, 10,000 20,000 की चीज़ें आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रही हैं। ठीक है, मुझे तो आपसे कोई मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप इस चीज़ को शेयर करें जितना हो सके दोस्तों से। ठीक है, सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ें सब जगह। ठीक है, चलिए फिर मिस्टर कुमार सर इसी तरीके से करते करते आपके सामने लाइव भी आएंगे। ठीक है, अभी मेरे पास में नेट का थोड़ा इशू रहता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा नेटवर्क इशू हो जाता है तो थोड़ा सा लैग हो जाता है।
ठीक है। अभी संसाधन की थोड़ी कमी है, जैसे जैसे संसाधन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिस्टर सर भी जो मिस्टर कुमार सर हैं आई थिंक मैं तो ऑनलाइन आपको आई थिंक पढ़ाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आयोजित विश्व के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत चर्चाओं में रहा है बच्चे, आप इसको एक बार क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको एक बार गूगल करके पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका होमवर्क है। जो बच्चे अभी इस क्लास को देख रहे हैं और जो बच्चे बाद में देखेंगे, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी क्या करनी है, गूगल करके एक बार पढ़ लेनी है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। वर्ष 2023 में संपन्न हुए COP28 के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने की प्रक्रिया स्वरूप में आयोजित किया गया था। IAEA द्वारा परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए, क्या आपको मालूम है कि ये नई दिल्ली में किया गया या कहाँ किया गया? अब ये पूछ रहे हैं आपसे कौन सा या से सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। अगर आप देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस का जो सम्मेलन हुआ था, मैं आपको बता दूं, ये सम्मेलन खासतौर पर ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। दूसरा, ये नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया था, इसकी मेजबानी ब्रुसेल्स में, कहाँ पर हुई थी, ब्रुसेल्स ने इसकी मेजबानी की थी। तो कहाँ पर की थी मैं लिख देता हूँ, ब्रुसेल्स, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा लैग कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा 13 नंबर। 1M/AC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज के नाम से जानी जाने वाली पहल, जिसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक साधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बढ़ाया दिया जाता है। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है, बताइएगा राइट आंसर। हेलो, अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, ओके ओके। प्यारे बच्चे, अब जरा आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेवल देखिएगा। तो ये जो आपसे पूछा है, बताइएगा ऑप्शन, आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये जो आपका IM/AC जो पहल नामक है, ये 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, ठीक है, इसको कहा जाता है। ये 10 से 30 वर्ष तक के जितने भी यूथ होते हैं इनको इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, मतलब कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बी UNDP, ठीक है, सी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, मतलब कि UNCC लर्न, डी में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षण वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिए जरा क्वेश्चन को जरा समझिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब कि EFTA के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA पर हस्ताक्षर के आलोक में EFTA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, EFTA के सभी सदस्य यूरोपीय संघ यूनियन, मतलब कि इसके सदस्य हैं। दूसरे में कह रहे हैं इसका गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा किया गया। कौन सा सही है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों और डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो
मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर कुछ आपको वर्ड मिलते हैं ना, एक्स्ट्रीम वर्ड, जिसको मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे ये आपका सभी है, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, यूपीएससी में तो ये चल जाता है कि ये रोंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बच्चे ये बहुत ही कम चलता है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर तो सही है, ये गलत है कि इसमें केवल इसके सदस्य नहीं है, सभी इसके सदस्य नहीं है, कुछ इसमें सदस्य जैसे नॉर्वे है, आइसलैंड है, चिलेस्टीन है, स्विट्जरलैंड है, ये अंतर सरकारी संगठन है और इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान में आपको रखना है। और दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें सही है कि ये जो आपका EFTA का गठन 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इसमें सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत चर्चाओं में रहा है, आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन को जरा समझिएगा। हाल ही में फिनलैंड मतलब कि नाटो का 31वां सदस्य बना, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है पूरा आपसे नाटो के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। और ये मैं कहता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो आपका यूक्रेन, ठीक है, वर्सेस रसिया, यूक्रेन वर्सेस रसिया जो चल रहा है बाहर, ठीक है, तो वो इसी की वजह से एक इसका मूलभूत बिंदु भी है, ठीक है। आइए देखिए, पहला, फिनलैंड रूस के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला नाटो का एकमात्र सदस्य। मैं कहता हूँ ना मैपिंग, भाई मैंने आपसे कहा कि बच्चे मैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तो गौर ही नहीं देते हैं मैपिंग पे। अब देखो क्वेश्चन मैपिंग से है, और पिछली बार भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, फिनलैंड को लेकर के ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक सी पूछा था जो आपका नॉर्डिक सी है, ठीक है, वो आपसे पूछा था, ठीक है, उत्तरी सागर के बारे में कौन कौन से देश लगते हैं, ये पूछ लिया था, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। तो आइए बताइएगा इसका। तो पहले में कह रहे हैं कि फिनलैंड रूस के साथ भूमि साझा करने वाला नाटो का एकमात्र सदस्य। ध्यान में रखेंगे, फिनलैंड ना केवल आप देखोगे जो आपका रसिया है ना केवल उधर है भी, ये जर्मनी के पास में, और जो इधर नॉर्डिक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन निकल रही है वहाँ पर भी ये लगता है, ठीक है, छोटा सा एक एरिया है इसका। रूस की विस्तारवादी प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद का पुनरुत्थान नाटो के उद्देश्य में से एक है, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तीसरे में कह रहे हैं, नाटो की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ा सकता है और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान दे सकता है। ऐसा तो सरासर ये गलत कह रहे हैं, पहली बात तो, ठीक है, ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत कह रहे हैं। देखो पहला वाला स्टेटमेंट भी क्या है आपका गलत है बच्चे। क्यों गलत है? क्योंकि स्वीडन ने भी उत्तरी अटलांटिक के साथ में सीमा लगाई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण देखते हुए फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी उसकी, ठीक है, सदस्यता ली है। और मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड के अतिरिक्त पोलैंड, नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया जैसे देश नाटो के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो रूस के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है आप देखोगे सही है। ये कह रहा है कि एकमात्र, ठीक है, यहाँ पर एकमात्र शब्द है तो गलत है। दूसरा भी गलत है, ठीक है, सैन्यवाद का पुनरुत्थान की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसको रोकना है ना कि इसको बढ़ावा देना है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है अमेरिका के द्वारा। ये भी गलत है कि किसी भी ऐसे सदस्य, ठीक है, जिसकी खुली सीमा, नहीं ऐसा नहीं है कि अटलांटिक क्षेत्र के साथ लगता हो, क्योंकि ओपन डोर पॉलिसी के तहत रखा गया वाशिंगटन संधि अनुच्छेद 10 पर आधारित है। तो यूरोपीय देश इसमें खुली जो संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाए, अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान दे, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। और ऐसा कोई नहीं है कि सभी के लिए खोला गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अमेरिका नाटो का सदस्य थोड़ा ही है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पूछ रहे हैं कितने सही हैं, ध्यान रखेंगे कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, मतलब कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको कोई ऐसे बैकग्राउंड साउंड, ठीक है, आए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हेल्थ स्वास्थ्य ना सही होने की वजह से, ठीक है, मैं थोड़ा होम पे आया हुआ हूँ घर पे ही, ठीक है। तो जब तक मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम ठीक नहीं हो जाएगी तो मैं घर से नहीं जाऊँगा। आइए देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं हाल ही में मंत्रिमंडल ने PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा जा रहा है 3 स्टेटमेंट। पहला, इसका लक्ष्य है रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है और घरों के लिए प्रति माह कितना है, कितने यूनिट की बात कर रहा है, 300 यूनिट, ठीक है, मुक्त बिजली प्रदान करना है। जरा बताना 300 यूनिट है या फिर इससे कम है। दूसरे में कह रहे हैं इसके तहत आवासीय
रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए संपार्श्विक मुक्त और निम्न ब्याज वाला ऋण प्रदान किया जाता है। तीसरे में कह रहे हैं कि इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च एवं प्रशासित किया गया है। अब वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, केवल एक। ठीक है, कितने सही है ना, यही तो पूछ रहा है। केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। बताइएगा राइट आंसर क्या है, क्योंकि पेयर वाला क्वेश्चन। आइए एक एक करके बात करते। देखो, जो मंत्रिमंडल ने पीएम जो आपका सूर्य घर बिजली मुक्त योजना बनाई गई है, तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ये एकदम आप देखोगे 100% ठीक है, सही है कि इसमें 300 यूनिट मुक्त बिजली प्रदान करेगा। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इसमें निम्न ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि ये कह रहे हैं विद्युत मंत्रालय। नहीं महोदय, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर एक दो सही हो जाएगा। मतलब कि कितने सही हैं, केवल आप देखोगे दो, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के संदर्भ में रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्षण काव्य का पद संबंधित है। अब जरा समझना, ये कह रहे हैं जैन साहित्य से, बी रंगवंश से, सी मध्य भारत में जनजातीय नृत्य से, और डी जनजातीय उत्सवों से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट ने थोड़ा भी करंट अफेयर पढ़ा है तो ये चर्चाओं में रहा था, रूपक दृश्य काव्य के बारे में और प्रेक्षण काव्य। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये शब्द ऐसे टर्मोलॉजी आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको दिन में ही तारे, जिसको कहते हैं ना देखना, एग्जाम हॉल के अंदर दिख जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। मैं सही बोल रहा हूँ, इसको सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, रूपक दृश्य काव्य प्रेक्षापक ऐसे शब्द दे देता है और पूछ लेता है किससे संबंधित है। और अब जैनिज्म से और बुद्धिज्म से आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। वो क्वेश्चन पूछ लिए जो पहले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या करना है आपको, 17 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, चलिए जो भी स्टूडेंट्स भी आंसर नहीं देगा उसका गलत हो जाएगा। चलिए आइए, सॉरी 20पंथी, या फिर आप देखोगे, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे 20पंथी और 13पंथी, तारणपंथी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आधुनिक समुदाय हैं? ए श्वेतांबर, बी दिगंबर, सी महायान और डी थेरावाद। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो आपसे 20पंथी हुए, 13पंथी हुए और आपके तारणपंथी हुए। आप मुझे बताओ कि 24 तीर्थंकर किस में हुए हैं? तो आप कहोगे जैनिज्म में हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर हुए हैं? जैनिज्म में हुए हैं, तो ये जैन से संबंधित होगा। लेकिन जैन से संबंधित है, लेकिन किस वाले से संबंधित है इसकी, क्योंकि दो शाखाएं हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखेंगे, जो आपका 20पंथी है, 13पंथी है और तारणपंथी जो संप्रदाय है ये आपका दिगंबर से रिलेटेड है। किससे? दिगंबर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 90 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई द्वारा जारी बिल भुगतान, मतलब कि आप देखोगे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के संशोधन नियामक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला, संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, व्यापक भागीदारी को सक्षम बनाना और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाना है। दूसरे में कह रहे हैं कि आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। तीसरे में कह रहे हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे सभी प्रकार के, याद रखना यहाँ पर एक वर्ड है, एक्शिम वर्ड बोला गया है, सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम मतलब कि एनपीसीआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। उपयुक्त में से कितने सही हैं? मतलब कि पेयर वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। आइए एक एक करके बात करेंगे। भारत बिल पेमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखो पहले स्टेटमेंट को अगर समझें, जिसने भी यूपीआई पढ़ा होगा ना वो इसका आंसर दे देगा। और यूपीआई 2016 में यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया है, इसको रिपीट भी किया है एक दो बार अलग अलग तरह से। ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा वो आपको भारत बिल पेमेंट सिस्टम को बता देगा। मैं तो भाई कनेक्ट हूँ इससे। ठीक है, देखिए
संशोधित फ्रेमवर्क का उद्देश्य बिल भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, बिल्कुल ये सही बात है, भागीदारी को सक्षम और ग्राहक को सुरक्षा भी प्रदान करता है, पहला एकदम सही है। दूसरा भी ये सही है क्योंकि आरबीआई आप देखोगे भुगतान निपटान प्रणाली को अधिनियम 2007 में लेकर के आए और इसमें शक्ति का प्रयोग करके इस फ्रेमवर्क को संशोधित भी कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा भी सही है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सभी प्रकार के बिल, चाहे आपका लाइट का बिल हो, ठीक है, चाहे आपका रेंट हो, चाहे आपका लाइट का बिल, पानी का बिल हो, चाहे आपका फीस हो, चाहे आपका जो भी फीस है, ठीक है, वो सब इस पे क्या होगी, चाहे आपका फास्टैग हो, ये सब इससे चलता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी हो सके। क्वेश्चन नंबर है 20 बच्चे, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद, मतलब कि आप देखोगे HUME, होम, होम नहीं है ये, होम संबंधित है। ए साइबर हमले से, बी क्रिप्टो करेंसी से, सी फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर से, और डी भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले पहले संवादात्मक AI से, ठीक है। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए बच्चे, ये जो आपसे पूछा जा रहा है कि हुम, ये किससे संबंधित है, मैं क्या होता हूँ कि ऐसे टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी हो सकती है। तो आप कहोगे कि ये खासतौर पर आप देखोगे भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता वाले पहले संवाददाता AI से संबंधित है, मतलब कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने बच्चों का डी था बताइएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये एक तरीके से ग्राहक सेवा थेरेपी AI का असिस्टेंट के रूप में प्रयोग करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 21, आइए जानते हैं 21 को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑफर ट्रायंगल, चलो समझना, यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑफर ट्रायंगल के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच में अपनी रणनीति स्थिति के कारण एक उभरता हुआ भू राजनीतिक हॉटस्पॉट है। बी, यह अपनी सक्रिय विवर्तनिकी प्लेट सीमाओं और अद्वितीय ज्वालामुखी गतिविधियों की विशेषता वाला एक भूवैज्ञानिक रुचि का क्षेत्र है। सी, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के मध्य पूर्व से जोड़ने वाले अपने संपन्न मार्ग व्यापार मार्गों के लिए प्रसिद्ध एक आर्थिक केंद्र है। और डी में कह रहे हैं यह अपनी जो समृद्ध धरोहर और पूर्वी अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताओं में योगदान के लिए प्रसिद्ध एक सांस्कृतिक स्थल है, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यह है आपका ऑफर ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कई बार ऐसे पूछे जाते शब्द हैं, तो आपसे पूछे जाएगा, तो बताइएगा ये किससे रिलेटेड है। देखो अगर आप देखोगे ये खासतौर पर ये जो रखा गया है, ये है अपनी सक्रिय जो विवर्तनिकी प्लेट सीमाओं को आदित्य ज्वालामुखी गतिविधियों की विशेषता वाला एक भूवैज्ञानिक रुचिकर क्षेत्र के रूप में देखने के लिए मिल रहा है, जिसको ऑफर ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफर ट्रायंगल। और ये आपको जो देखने के लिए मिलेगा, जो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका को जानते हैं ना, तो वहाँ से निकलता हुआ कुछ क्षेत्रों में से जाता है, और ख़ासतौर पर सोमालिया जो आपको मिलेगा, ठीक है, कनाडा, केनिया, इन क्षेत्रों से क्या है प्लेट ये चटक रही है, ठीक है। तो यहाँ से जिबूती वाले रीजन से अलमंदेब, बाब अलमंदेब जो आपकी स्ट्रेट है रेड सी और आपका अरबियन सी को जोड़ने का प्रयास करती है, तो वो सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चे मैं आपको बता दूं ये टेस्ट नंबर आपका 5 है, जो बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। विजन IAS का टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले हम 4 टेस्ट आपसे विजन IAS के चर्चा के बिंदु बना चुके हैं, और दृष्टि IAS के कई टेस्ट हम आपसे चर्चा के बिंदु बना चुके हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझ लेते हैं। सारनाथ सिंह शीर्ष के निम्नलिखित अवयवों पर विचार कीजिए। जो सारनाथ है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। पहला है कि एक कमल घाटी का आधार है। दूसरे में कह रहे हैं घाटी का आधार पर एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणवर्ती गति के साथ दिखाए गए हैं। तीसरे में कह रहा है 4 तेजस्वी सिंगों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां हैं। और चौथे में कह रहे हैं ऊपरी चक्र धर्म चक्र है, ठीक है, जो ऊपरी चक्र है वो धर्म चक्र है। उपर्युक्त में से कितने अवयव स्वतंत्र भारत के अपनाए गए राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल हैं। आपने भारत का मुद्रा तो देखी होगी, नोट तो देखा ही है, 5 का नोट, ठीक है, सिक्के जो होते हैं कॉइन्स, वहाँ पर अशोक की लाट भी देखी होगी, तो वो उसी से संबंधित है। और अभी जो नई संसद बनी है उसमें तो आपको पता ही है कितनी बड़ी बनाई गई है, ठीक है, अशोक की मूर्ति। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी सभी 4। आइए बताने का प्रयास कीजिएगा राइट आंसर। देखिए एक एक करके बात करेंगे।
सारनाथ सिंह आपने देखा होगा, जो आपका स्मिथ लायन कैपिटल्स देखने के लिए आपको मिलेगा। ये अगर हम देखें, ये एक तरीके से भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश ऐतिहासिक घटना स्मृति को सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, इसके कई भाग आपको मिलेंगे, 5 भाग हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। कितने भाग हैं इसमें? 5 भाग हैं। पहला है, यह एक कमल घटिका आधारित है। देखो, यह कमल घटिका आधारित नहीं है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसमें एक तरीके से स्तंभ शेफ्ट जो कि अब कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घटिका का आधार है, घटिका आधार बना हुआ है और ढोल के 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर घटिका आधार पर ढोल के 4 पशु दक्षिणवर्ती। देखो यहाँ पर एक शब्द है, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणवर्ती के साथ दिखाए गए हैं, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। वहीं पर 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे, देखो यहाँ पर अगर 4 तेजस्वी, बिल्कुल ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। ऊपरी चक्र धर्मचक्र है, नहीं, ये जो है एक सर्वोपरि तल जो आपका धर्मचक्र है, जिसको बड़ा पहिया कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। एक कमल घटिका आधार है, नहीं, इसमें जो आधार जो बनाया गया है वो खासतौर पर स्तंभ का सेफ्ट और अब कई भागों में टूट चुका है, लेकिन एक कमल घटिका इसमें देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, आप देखोगे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें 2 सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा इसमें सही है। ठीक है, इसमें दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो अभी अपनाए गए हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, उसमें शामिल तो है आधार घटिका जो आपका कमल का है, लेकिन जो शामिल किया गया है उसमें ये नहीं है क्योंकि वो टूट गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 ईंधन लॉन्च किया है। इस संदर्भ में इथेनॉल 100 ईंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें 99% से कम इथेनॉल नहीं होता। कितने से? 99%। दूसरे में कह रहे हैं कि मिश्रित इथेनॉल की उच्च मात्रा के कारण इसमें पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में ऑक्टेन संख्या कम होती है। कौन सा सही है या है? केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं 2। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए देखो, पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखोगे लगभग 85 संख्या होती है। कितनी होती है? लगभग अगर आप देखोगे 92 से 94% होता है। ये कह रहे हैं 99%। नहीं मोदे, इसमें जो कम इथेनॉल नहीं होता है कितना? 92 से 94%, और ये कह रहे हैं 99%, तो पहला गलत है। दूसरा है कि ऑक्टेन की कम संख्या होती है। नहीं, ऑक्टेन की अगर संख्या की बात कर लें तो ऑक्टेन की संख्या इसमें आप देखोगे लगभग 85 से 95 तक की आपको देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं तो आपको ये इसकी सीमा 100 से 105 भी पहुंच जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी? आपकी गलत हो जाएंगी। तो पहला दूसरा दोनों ही गलत है बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिए, यूपीपीसीएस में भी ठीक है पूछा गया था दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। जब मैंने पेपर्स को एनालिसिस किया तो देखा मैंने, वो हालांकि वो क्लास नहीं करवाई है, मैंने अपने स्तर पर ही दोनों पेपर देखे हुए हैं। ठीक है, मेरे मस्तिष्क में वो क्वेश्चन बस चुके हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल के दौरान आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? दिल्ली सल्तनत और आर्थिक जीवन। अब बच्चे पढ़ते रहो वो शासनकाल था वो नहीं, अब से देखो आर्थिक जीवन पूछा है पार्टिकुलरली। जिस भी स्टूडेंट्स ने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नहीं कर रहा है, उसमें मैं आपको बता दूं, हमने ओरिएंट क्लास 2 क्लासें अब तक आपसे चर्चा के बिंदु बना ली हैं। नहीं देखिए, देखिएगा उसको हमने कैसे डिफाइन करने का प्रयास किया है। हिस्ट्री को इजी वे में आपको एनसीईआरटी प्लस मॉडरेट करने का प्रयास किया और एडवांस तक लाने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट है मध्य और पश्चिम एशिया के साथ साथ आप देखोगे स्थल से होने वाले व्यापार पर मुल्तानी व्यापारों का आधिपत्य था। दूसरे में कह रहे हैं कि अहिलवाड़ा और कैम्बे उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में महत्वपूर्ण शहरों के रूप में उभरे थे। तीसरे में कह रहे हैं कि गुजराती और मारवाड़ी जैसे हिंदू व्यापारियों को भारत के विदेशी व्यापार से बाहर कर दिया गया तथा जिसके परिणाम स्वरूप वे निर्धन हो गए। अब वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए देखिए, देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं, कितने सही हैं। पेयर वाला क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, यूपीएससी पेयर पूछता है, ध्यान रखेंगे, और पेयर आपकी जान ले लेगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। मतलब कि अगर आपको 100% श्योर है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं एक एक करके। पहले स्टेटमेंट को देखें। पहला स्टेटमेंट की बात कर लें तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ में स्थल, बिल्कुल ये यहाँ पर होता था, और मुल्तानी व्यापारिक आप देखोगे इनका आधिपत्य था, तो पहला सही है। दूसरे की अगर हम बात कर लें तो दूसरा भी आपका सही है, जो अनिहल्लावाड़ा एक तरीके से कैम्बे उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलता है, और तो और ये एक शहरों में से उभरा था, ये भी बात आपकी सही है।
परंतु अगर तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। जैसे मारवाड़ी व्यापारी ये क्या थे, ये कम धनी बता रहे हैं, ये अधिक धनी थे। ठीक है, मारवाड़ी गुजरात में आपको कहाँ मिलेंगे, एक तो मिलेंगे आरजे राजस्थान और एक मिलेंगे जीयूजे गुजरात में। इन क्षेत्रों में आपको हैं। उत्तर प्रदेश में मारवाड़ी नहीं है, खासतौर पर इन दो स्टेट में। महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बड़े ही धनी होते हैं। क्या होते हैं, मारवाड़ी बहुत धनी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, मालदार होते हैं क्योंकि ये व्यापारिक वर्ग में आते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब पूछा कितने सही हैं। ठीक है, तो आप देखोगे केवल इसमें 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ मारवाड़ियों को जानता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखो 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत में धार्मिक अशांति। दूसरा, व्यापार एवं वाणिज्यिक का विकास। तीसरा, अंधविश्वास एवं मंत्रोच्चारण। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के लिए उपयुक्त में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? केवल 1 और 2 बी, 2 और 3 सी, 1 और 3 डी, 1, 2 और 3। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। इसका आंसर मुझे हर एक एस्पिरेंट से चाहिए, जो भी इस क्लास को देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपसे हर एक बच्चे से चाहिए। मतलब कि जितने भी व्यूज़ आएंगे वीडियो पे, ध्यान रखेंगे इस पे, मैं इस बात को देखूंगा। देखो भाई, मैं सत्य कहूँगा, जो क्योंकि नववर्ष है आपके, मैं ऊर्जा इतनी मिले गौर से प्रेरणा करूँगा, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले। उन सब के अलावा आप अपने आप जिसके लिए आए हैं वो आप अचीव कर सकें। ठीक है, 2025 आपका एक फेवरेट ईयर्स आए बने, और इसमें आप जो चाह रहे हैं वो आपको, ठीक है, मिले। तो प्यारे बच्चे, जो भी इसका आंसर देगा, मुझे 100% पता है इसका आंसर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं देंगे। इसका आंसर लगभग 50 से 100 विद्यार्थी देंगे, जो हमेशा देते आते हैं, और उनमें 10 वो टॉप के स्टूडेंट्स हैं जो आंसर देते ही हैं। ठीक है, तो मुझे तो उन पर तो भरोसा है भाई, वो तो अच्छे विद्यार्थियों में हैं। ठीक है, अब भाई आप देख रहे हैं क्लास को, बट आंसर दे दिए ना। इसका 25 का हम पूछ रहे हैं आपसे, तो बताइए। क्योंकि मैं एवरी डे एवरी नाइट, ठीक है, सोने से पहले मैं आवश्यक रूप से आपके सारे कमेंट्स चेक करता हूँ, टेक्निकल टीम, ठीक है, के साथ में बैठ के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जब आपका जो क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल करके आया, तो इसके कौन से कारण ऐसे देखने के लिए मिले हैं, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखो, धार्मिक अशांति की बात यहाँ पर की जा रही है बच्चे। ठीक है, धार्मिक अशांति की बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप इसको देखें तो ये बात एकदम सही है। व्यापार और वाणिज्य का विकास, हाँ ये भी है। और अंधविश्वास का मंत्रोच्चारण, मतलब कि ये कम्युनिटी ऐसे हुआ करती थी, जैसे एक होते हैं नीचे शूद्र थे, फिर वैश्य थे, फिर उसके बाद में आप देखोगे किंग थे, और फिर ब्राह्मण थे। तो ये बकवास व्यवस्था थी। तो इसमें जो सबसे नीचे वाले थे शूद्र थे, इनकी स्थिति बहुत खराब थी, वैश्यों की स्थिति बहुत खराब थी। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन आप देखोगे समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उद्भव हुआ। ऐसे लगभग 62 धार्मिक पंथों का उद्भव हुआ था। तो इसमें ये 2 बड़े ही आप देखोगे फले फूले, और आज भी आप दुनिया भर में इनको देख सकते हैं। तो इसके तीनों बातें सही हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये नेट का इशू हो गया, आपको बिल्कुल आपकी स्क्रीन बिल्कुल डार्क होगी। ठीक है, मैंने इसको कई बार दिखाया भी, पूछा भी, तो कहते हैं सर इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है कि नेट की प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या है ना, क्योंकि इसमें बच्चे नेट खर्च होता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्ड सरकार के लिए रबर स्टाम्प नहीं है। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो निवारक निरोध आपसे पूछा गया है, बताइएगा आर्टिकल 22 के बारे में है या 20 के बारे में है। ठीक है, इसको आप बताने का प्रयास करेंगे। आई थिंक देखिए, पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत केवल संसद ही निवारक निरोध पर कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? केवल संसद। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला है केवल पार्लियामेंट को ये अधिकार दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं यदि यह आशंका है कि कोई व्यक्ति कानून और व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। ये बात आप देखोगे, दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए एक एक करके देखो, पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ये कह रहे हैं केवल संसद। नहीं महोदय, कई स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने कानून होते हैं, क्योंकि कानून बनाने का जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से समवर्ती सूची में है। किसमें है? और इसमें दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र भी बनाता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, पार्लियामेंट भी, और विधानसभा भी इसमें कानून बनाती है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में तीसरे भाग इसमें रखा गया है, प्रविष्टि 3 में अनुसूची, जो कि आपका कॉन्करेंस लिस्ट है। दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत हो जाएगा। ये आशंका तो है, ठीक है, बिल्कुल एक बात एकदम सही है,
लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट भी कर दिया है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक प्रभाव डालने की किसी भी तरह से कार्य और अभिव्यक्ति के अंतर्गत लाने की गतिविधियों को ऐसी प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने पता चला कि चलो चलो इसको डाल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें दूसरा भी गलत है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे अब तो मुझे मालूम है मेरी ऑडियंस इतनी डेंजर हो चुकी है कि ऐसे क्वेश्चनों का आंसर क्या ही मायने रखता है इनके सामने। ठीक है, देखिए, मध्ययुगीन भारत में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह दिल्ली में नहीं है। देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन स्थापत्य से पूछा गया, दरगाह पूछी है, और इसका आंसर तो आपको ही बताना है, मैं भूल ही गया क्योंकि इजी सा है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट्स करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे, और क्वेश्चन का आप नंबर भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है या फिर क्या में आए। ठीक है, तो 27 नंबर का आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख निजामुद्दीन औलिया, सी शेख नसरुद्दीन चिराग ए दहली, और डी में कह रहे हैं शेख फरुद्दीन गज ए शकर। ठीक है, 27 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। एक भी गलत देगा ना तो उसकी क्लास फिर मैं लगाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 28। बहुत इजी क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। भाई मेरे को हड़प्पा सभ्यता इजी लगती है, हालांकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, अगर आपने उसको समझा है वास्तव में, ठीक है, तो आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, 3 स्टेटमेंट है। पहला, ये कह रहे हैं कि हड़प्पा शहरों तथा समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं की पकी हुई ईंटों का बहुआयात प्रयोग सामान्य था। दूसरे में कह रहे हैं हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के लिए धातु मुद्रा का प्रयोग करते थे। तीसरे में कह रहे हैं मेसोपोटामिया में अनेक हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त तत्वों में से कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया होगा मेरी तरफ से उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आप बहुत ही बढ़िया कंडीशन में हो और आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा शहरों तथा समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता में पकी हुई ईंटों का बहुआयात में प्रयोग हुआ। देखो, ये कह रहे हैं बहुआयात में, नहीं महोदय, बहुआयात में नहीं हुआ। केवल एक इसके स्थान की बात कर लें, जैसे अगर हम देखें मोहनजोदड़ो, किसकी बात कर लें, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर लें, मोहनजोदारो इसको कहते हैं। ऋतिक रोशन की इस पे मूवी भी है, जो एक्टर हैं ऋतिक रोशन। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं, मैंने भी देखी है वो मूवी, लेकिन उसमें थोड़ा सा गलत तरीके से चीज़ों को दिखाया गया लास्ट में। तो बहुत आयात में नहीं है, केवल मोहनजोदड़ो में ही पकी हुई ईंटें मिलती हैं, तो पहला गलत है। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में देखो, धातु की मुद्राएं नहीं है, वहाँ पर पत्थर की मुद्राएं आपको मिलती हैं। ठीक है, धातु की मुद्राएं नहीं आपको मिलती हैं, भाई धातु की थोड़ी नहीं, पत्थर की मिलती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरे में कह रहा है मेसोपोटामिया में अनेक हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है, यहाँ से मोहरें ठीक ठाक मात्रा में मिली हैं। तो कितने सही हैं आपसे पूछा है, तो केवल एक इसमें नंबर 3 का आपका सही है, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 29। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान मतलब कि NDRC का उद्घाटन पटना में किया गया। किस संदर्भ में? गंगा डॉल्फिन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमामि गंगे प्रोग्राम जिसने पढ़ा होगा उसने डॉल्फिन के बारे में भी पढ़ा होगा, और जो UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं और बिहार PCSC कर रहे हैं, उन्होंने को तो 100% इसके बारे में पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये चर्चाओं में भी आता रहता है। पहला है कि इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। क्या ये बात सही है? आप देखोगे ये बात एकदम सही हो जाएगी, क्योंकि 2009 में तत्कालीन सरकार में इसने क्या कर दिया था, जलीय जीव जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसको घोषित कर दिया था। पहला सही है। दूसरे में कह रहे हैं यह विशेष रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवणीय जलीय पर्यावासों में पाई जाती है। देखो, यहाँ पर आपसे 2 दे दिए गए हैं कि इन्होंने कहा है कि ये आपके ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं। नहीं, ये ब्रह्मपुत्र में नहीं मिलते हैं, ये बल्कि आपको इन सब के अलावा कई ऐसे क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगू नदी तंत्रों में भी पाई जाती है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत रूप से, तो केवल इसमें ही नहीं है। ठीक है, ये विशेष जो शब्द है ना, ये इसको ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा।
तीसरा है इसे IUCN की संकटग्रस्त प्राजीयुद्ध की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब कि क्राइटिकली इंडेंजर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कितने सही हैं आप देखोगे। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है अगर हम देखें तो तीसरा स्टेटमेंट भी ये सही नहीं है, क्योंकि इसको खासतौर पर 72 की जो एक तरीके से एंडेंजर है, याद रखेंगे यहाँ पर क्राइटिकल की बात कर रहा है, तो ये क्राइटिकल की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ये क्राइटिकल इंडेंजर की बात कर रहा है CR की, जबकि ये क्या है, इंडेंजर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, क्या है, इंडेंजर है, किसकी, IUCN जो रेड लिस्ट होती है इसकी। क्लियर, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या है आप देखोगे केवल एक सही आपका हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखोगे तीसरा भी गलत है, तो पहला इसमें आपका क्या है, सही है। ठीक है, केवल एक इसमें सही है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलते चलते आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, आंसर इसका कमेंट्स करिएगा 30 नंबर का। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महाजनपद है, राजधानी है। पहला है चेंदी, ये कह रहे हैं कि शुक्तिमती, बतस, कंपिल्य, मत्स्य, विराटनगर। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरी तरफ से और एजुकेशन बायर परिवार की तरफ से ढेर सारी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। और मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, दबा के रिवीजन करिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।